तूफानों से आंख मिलाओ सैलाब पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाब पे वार करो। महलों का चक्कर छोड़ो तरकर दरिया पार करो। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम उत्तर मुगल काल का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, पहले हमने कल के वीडियो में उत्तर मुगल काल देख चुके हैं। उत्तर मुगल काल में हमने प्रारंभिक जो मुगल काल था बाबर से लेकर औरंगजेब तक उसका भी डिस्कशन किया। उसके बाद जब उत्तर मुगल काल शुरू हुआ मोहम्मद शाह प्रथम से, तब हमने सभी जितने भी 11 शासक थे उसके क्रम देखे कि कौन से शासक का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक, और हमने 3 शासकों को महत्वपूर्ण जो शुरुआत के शासक थे उसके बारे में भी फुल डिस्कशन किया। ठीक, बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा, उसके बाद में जहांगीर शाह के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने फर्रुखसियर के बारे में पढ़ा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फर्रुखसियर के बाद में जो शासक है उसको आज देखेंगे, और जितने भी बन रहे थे उत्तर मुगल काल का एक एक जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं पूरा को डिस्कशन करेंगे। दोस्त, आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। और मैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करेंगे, फिर आगे जो भी है उसमें चलेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा उत्तर मुगल काल में तीसरा शासक के बाद में आता है रफीक उद दरजात। ठीक है, रफीक उद दरजात भी कौन था? ये क्या बोल रहे कि रफीक उद दरजात जो है और रफीक उद दौला, यह मात्र 1 साल में 2 शासक है। क्या हुआ कि जब फर्रुखसियर का शासन काल स्टार्ट हुआ, यानी तो उस समय फर्रुखसियर को ही कौन बनाया था? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु में 2 भाई थे, एक तो हुसैन खां, ठीक है, एक अब्दुल्ला खां। ये दोनों भाइयों के सहयोग के कारण ही आपका फर्रुखसियर बना था। तो क्या हुआ कि फर्रुखसियर को जब शासन काल चल रहा था तो उसके शासन काल में यानी उसके आंतरिक मामले में इन लोगों ने हस्तक्षेप करने लगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी अगर सम्राट है, अगर आप उसको भले ही उस सिंहासन पर बैठाए हैं, लेकिन अगर आप उसके आंतरिक मामले बाह्य मामले सभी में अगर हस्तक्षेप अगर कोई करने लगता है तो वो एक तरह का कूटनीतिज्ञ हो जाता है, यानी दोनों में क्या होता है, मनमुटाव होने लगता है। वही कारण होता है। क्या होता है कि जब फर्रुखसियर के ये लोग आंतरिक मामले में बाह्य मामले सभी मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं, तब उसने क्या किया कि मतलब छल से क्या किया कि उसने फर्रुखसियर को मरवा दिया। ठीक है, शासक लाता है अपने मन मुताबिक। पहला है रफीक उद दरजात, जिसका शासन काल होता है फरवरी से लेकर जून तक ले। क्या होता है कि जब यह शासन संभालता है, समझिए कि एक आपने पढ़ा होगा कि हम लोग मीर जाफर को अंग्रेजों का कठपुतली कहते हैं, उसी तरह समझ जाइए कि रफीक उद दरजात और रफीक उद दौला जो सैयद बंधु थे उसके कठपुतली हैं। ठीक, तो रफीक उद दरजात जो है फरवरी से जून तक ले रहता है, और इसका क्या होता है कि अचानक टीबी हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहले आप जानते होंगे कि टीबी पेचिश एक महामारी बीमारी चलता था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इसी का भाई है रफीक उद दौला, मतलब दरजात तो मर गया। ठीक, उसके बाद आता है रफीक उद दौला। रफीक उद दौला जब सिंहासन पर बैठता है तो इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब यह सिंहासन संभालता है तो यह नया उपाधि धारण करता है, शाहजहां द्वितीय। जैसे कि हमने शाहजहां एक व्यक्ति पढ़ा था जहांगीर के पुत्र, जिसका कार्यकाल आप पढ़े होंगे कि 1527 से 1557 तक रहता है। ठीक है, तो वही है शाहजहां वो, और ये शाहजहां द्वितीय का उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठता है। ठीक, तो शाहजहां प्रथम, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां तृतीय। तो द्वितीय याद रखिएगा, दौला, द्वितीय दौला, द इसमें भी है और द्वितीय भी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। फिर यह जून से दिसंबर तक शासन संभालता है। दोस्त, क्या होता है कि इसको अचानक पेचिश हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये दोनों की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद जो मोहम्मद शाह है यह बहादुर शाह प्रथम का पोता है। ठीक, तो ये मोहम्मद शाह को जो सैयद बंधु थे वह इसको सम्राट बनाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो था
मोहम्मद शाह को बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत मतलब मुगल सम्राट में चाहे इसको ऐसे भी कहा जाता है कि भारत का शासक निर्माता किसको कहा जाता है, तो यही सैयद बंधु है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सैयद बंधु ने किसको किसको बनाया। पहले तो जहादर शाह तो जुल्फिकार खां के सहयोग से बना, ठीक, लेकिन उसको मृत्यु करवा देता है। अब बनवाता किसको है, फर्रुखसियर को। फिर बनता है रफीक उद दरजात, फिर रफीक उद दौला, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, यानी 4 सम्राट को यह सिंहासन पर बैठाता है। लेकिन यह इसके समय देखिएगा कि मोहम्मद शाह जब वो शासक बनता है तो मोहम्मद शाह ने किया कि शासक बनते बनते इसका कार्यकाल 1719 से 48, दोस्त याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे उधर फर्रुखसियर इंपॉर्टेंट था, उसी तरह इसमें मोहम्मद शाह, ठीक। तो इसका 19 से 48 तक शासनकाल रहता है। इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद शाह था इसको हरम से प्यार था, यानी कहने का मतलब कि आप देखते होंगे कि हरम उसको कहा जाता जिसमें औरतें रहती थी, ठीक है। तो इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था क्योंकि यह अपने जो इसका साम्राज्य था उसी में हमेशा लिप्त हो रहता था, ठीक। तो इसको रंगीला बादशाह। तो आप पहले मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम को क्या देखे, शाह ए बेखबर, इसको किसी प्रकार का बेखबर ही नहीं था। उसके बाद आया जहादर शाह, तो जहादर शाह 1 साल तक रहा तो उसको लंपट मूर्ख कहा गया, ठीक। उसके बाद आता है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को कहा गया घृणित कायर। हमने कैसे याद रखा था कि उसने क्या किया कि जो अंग्रेज थे उसको शाही फरमान दे दिया। तो शाही फरमान दे रहे हैं आप किसी को भी और वो मैग्ना कार्टा का रूप ले रहा है, यानी सबसे बड़ी बात है मैग्ना कार्टा हमने समझाया था ना कि उसको कहा जाता है जो आप मतलब वहां के शासकों की एक पूरी तरह से छूट दे दीजिए, ठीक है। तो वही उसको घृणित कायर कहा गया। अब यहाँ पे आइएगा मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा गया, ठीक है, रंगीला बादशाह। यह एक संगीतकार भी था, ठीक है, यह एक संगीतकार भी था, याद रखिएगा। अगला इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। क्या नाम था? रोशन अख्तर, याद रखना है। रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद शाह का था, ठीक। इसका रंगीला बादशाह देख लिए। अगला है कि इसने क्या किया कि 1719 में बना और 1720 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो देखिए सैयद बंधुओं की हत्या कैसे करवाता है, जैसे कि देख रहा है कि हमको भी यही दोनों भाइयों ने सम्राट बनाया, ठीक। ऐसा ना हो कि हमारे भी मामले में हस्तक्षेप करने लगे। और ये पहले से सीख ले चुका था। सीख क्या लिया था? इसने देखा था कि जो पिछले जितने भी शासक थे उसको तो ये बनवाते ही थे सैयद बंधु, लेकिन क्या करते थे कि बाद में अगर इधर उधर करे तो उसको मरवा देते थे, ठीक। तो यह मोहम्मद शाह बहुत चालाक था, ठीक है, क्योंकि चालाकी क्या, क्योंकि आप पिछले चीजों से ही सीख कर आगे बढ़िएगा तब आप में क्या होती है कि एक अलग प्रकार की कुशलता आ जाती है। वही होता है मोहम्मद शाह। इसने क्या किया कि छल से दोनों भाइयों को मरवा दिया। पहला भाई थे सैयद बंधु में हुसैन खां, उसको हैदर बेग की मदद से मरवा दिया, ठीक है, याद रखिएगा, हैदर बेग, यानी दोनों भाइयों की हत्या करवाता है। तो पहला भाई हैदर बेग को 1720 ईस्वी में मरवा देता है। उसके बाद अब्दुल्ला खां को मरवा देता है। तो आप समझ गए। आगे चलिए, अगला है अपने कि सबसे अधिक 36 अगर होता है मुगल काल में, उत्तर मुगल काल में, तो इसी के समय होता है। क्यों? क्योंकि इसके समय में 36 का कारण ये बताया जाता है कि, ठीक है, जैसे समझिए यहाँ पे हमने भारत का मैप बनाया है, तो आप यहाँ देखिए इसी मोहम्मद शाह के समय आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद शाह के समय सबसे ज्यादा क्षति हुआ। देखिए यहाँ बंगाल है, बंगाल में स्वतंत्र शासक हमने देखा था कि मुर्शिद कुली खां, यानी मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा अवध, जो कि हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ का क्षेत्र पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एक सम्राट था, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ हैदराबाद है, यहाँ भी सम्राट स्वतंत्र घोषित हो जाता है, ठीक है, क्षेत्र। उसके बाद इधर कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ भी क्या होता है कि स्वतंत्र घोषित हो जाता है। फिर यहाँ राजस्थान का क्षेत्र है भरतपुर, और यहाँ पे हमारा है बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड सब दोस्तों यूपी के तरफ है, इधर महाराष्ट्र एमपी और यूपी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी नया स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह के समय ही छोटे छोटे कितने क्षेत्रीय शासक उभर जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा कि उत्तर मुगल काल में बंगाल में आपका याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां, बहुत पूछता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था। उसके बाद अवध में सआदत खां, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ हैदराबाद में चीन किलीज खां, क्या नाम है, चीन किलीज खां, 1 से 2 बार देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कर्नाटक में सादुतुल्ला खां, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भरतपुर जो है, यहाँ पे चुरामन और बदन सिंह। देखिए राजस्थान का क्षेत्र क्या है, एक राजस्थान का क्षेत्र आपका राजपूतों का क्षेत्र है। तो राजपूत क्या लगाते हैं, सिंह लगाते हैं। तो सीधी सी बात है कि इधर वाले जो क्षेत्र होंगे जो सिंह लगाएंगे। तो यहाँ पे है चुरामन और क्या नाम है राजस्थान में, चुरामन और बदन सिंह, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद बुंदेलखंड में है, यानी स्वतंत्र हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा शासक स्वतंत्र होता है। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने लिखा भी है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में सआदत खां, और सआदत खां जब अवध में स्वतंत्र शासक बनता है तो उसको मोहम्मद शाह ने एक उपाधि देता है। यह बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन बनता है कि बुरहान उन मुल्क की उपाधि सआदत खां को मिलता है। ठीक है, इसको हम याद भी करेंगे ट्रिक से आगे समझकर। आगे देखिए, कर्नाटक में हमने सादुतुल्ला, हैदराबाद में चिनकिली देख लिया। अब आगे जैसे ही छोटे छोटे स्वतंत्र शासक बन जाते हैं, उसके बाद आप ही समझिए कि जब हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य है और जैसे मेरा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाज्य हो जाता है, तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वही यहाँ होता है, क्या होता है कि जब यह इसका बिखराव होने लगता है तो उस समय यहाँ पे जो उभर रहा था महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठा का इस समय क्या हुआ था, मराठा जो अपने चरम सीमा पर थी। मराठों के समय जैसे पता लगता है, पता तो पहले से ही था, लेकिन ये समय देख रहे हैं कि सब तो बिखराव हो रहा है। तो क्यों ना हमारे देश का सबसे यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली का जो सम्राट है, यहाँ पे हम आक्रमण करें। ठीक, तो इसने आप जानते होंगे कि एक मूवी भी आया था बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव हैं उन्होंने एक वक्तव्य भी है, तो पेड़ की जड़ों पर वार किया जाए, अगर जड़ पर वार किया जाएगा तो शाखाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो यही कहता है कि ये सब स्वतंत्र छोटे छोटे हैं, तो इस पे हम क्यों वार करें, क्यों ना जो हमारी जड़ है उसी पे वार करें। तो इसे ये क्या करता है कि सीधे बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करता है, कूच करता है। तो याद रखिएगा, पहली बार मराठों का दिल्ली पर आक्रमण 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के शासनकाल में होता है। ठीक है, कब होता है, बाजीराव प्रथम के शासनकाल में 1737 ईस्वी में। ठीक, देखिए ये ना मात्र 500 घोड़ा लेकर आक्रमण करता है और वहां पे जीत जाता है। ठीक, और जीतने के बाद क्या करता है कि 5 लाख रुपया मोहम्मद शाह से वसूलता है। कहता है कि आप हमको प्रत्येक वर्ष अगर मुआवजा देंगे तो हम आपको बाहरी आक्रमण से क्या करेंगे, बचाएंगे। ठीक, तो ये इसको संधि स्वीकार कर लेते हैं मोहम्मद शाह और प्रत्येक वर्ष इसको मुआवजा भेजते रहते हैं। फिर आप देखिए कि 1737 में तो दे ही देते हैं, 38 में भी देंगे, 39 में क्या होता है दोस्त कि 1739 ईस्वी में, जिसको हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं, जैसे हम भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, उसी तरह ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तो यही नादिर शाह भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण करता है। ठीक, देखिए अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो में कंटेंट भी तो है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक छोटे छोटे कंटेंट जो भी होता है, बड़े बड़े होते हैं, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और पूरा देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप सभी को बहुत इससे लाभ होगा। ठीक, चलिए आगे। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। देखिए नादिर शाह के बारे में समझ ली कि ये कौन था। नादिर शाह ईरान का शुरुआत में एक चारागाह था।
चरागाह का मतलब जानते होंगे कि जो गाय भैंस को चराता है, ठीक है। तो यह था उस समय। वहां पे क्या होता है कि एक नया शासक जब यह चरागाह था, तो देखिए कोई भी अगर कैसा भी आदमी हो, अगर उसमें दृढ़ इच्छा हो, अगर मन में किसी प्रकार का अगर वो ठान ले, तो आदमी किसी चीज को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो यह चरवाहा होने के बावजूद भी यह क्या होता है कि बाद में दुरानी वंश का शासक बनता है, ठीक है। क्या बनता है? दुरानी वंश का, याद रखिएगा, दुरानी वंश का यह शासक बनता है। और शासक बनने के क्रम में 1736 ईस्वी में पहली बार भारत के क्षेत्र की तरफ आक्रमण करता है, ठीक। तो आक्रमण किस लिए करता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई छोटा शासक बड़ा साम्राज्य जब संभालता है, अगर छोटा सा कोई भी व्यक्ति, तो उसको बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है चीजों की। तो वही नादिर शाह जब बनता है, तो नादिर शाह को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी, यानी जितने भी सैनिकों को इकट्ठा किया था उस सबको धन देने की जरूरत थी। तो यह जानता था कि भारत एक धनाढ्य क्षेत्र है, यानी भारत में धनों की अपारता मतलब बहुत प्रचुरता है, ठीक। तो इसने क्या किया कि नादिर शाह ने 1736 ईस्वी में ही पहली बार भारत की तरफ, देखिए जो भी आक्रमण आया है ना, इधर से ही आया है, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से ही भारत पर आक्रमणकारी आते थे, ठीक है। तो इसने किया कि जब यहाँ से मान लीजिए कि ईरान इधर आपका पड़ता है, तो ईरान से जब आक्रमण करेगा तो पहले छोटे छोटे क्षेत्रों से ही संघर्ष करेगा। तो पहली बार 1736 ईस्वी में काबुल और गजनी पर आक्रमण करता है, ठीक है, और उसको जीत लेता है। काबुल आप जानते होंगे कि आज अभी अफगानिस्तान की राजधानी है, और गजनी भी है अफगानिस्तान का ही एक शहर है, ठीक। तो यानी अफगानिस्तान जो भारत के सटा हुआ यहाँ क्षेत्र है, इस पे आक्रमण करके जीत लेता है। फिर उसके बाद अगला साल ही, यानी अगला साल ही उसी वर्ष 1737 ईस्वी में यह भारत के पंजाब क्षेत्र जो ये हो इधर आक्रमण करता है, और यहाँ पे लाहौर है। यहाँ आक्रमण के बाद लाहौर को जीत लेता है, और जीतने के क्रम में यह बहुत सारे धन लूट कर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद यह पंजाब की तरफ भी आक्रमण करता है, और इसके उत्तर पश्चिम सीमा को जीतकर चला जाता है। फिर उसके बाद इसको संतुष्टि नहीं होती है, फिर यह भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि ये देख रहा है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। यह हम जो प्राप्त करना चाहता था वो तो दिल्ली में था। तो यह क्या करता है कि 1739 ईस्वी में पुनः भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है, यहीं से पंजाब से होते हुए भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक। तो पंजाब के क्षेत्र में जब ये प्रवेश करता है, ये 1739 में दिल्ली आने के क्रम में सबसे पहले यहाँ का जो क्षेत्रीय शासक था अवध, आप अवध को देख रहे हैं, अवध यहाँ पे आता है। ये इसको खबर मतलब एक सुनिएगा कि इसको खबर मिल जाती है कि सबसे ज्यादा धन किसके पास है, जो सआदत खा है, यानी जो अवध का अभी अभी नवाब बेचारा उभरा हुआ था, अभी अभी शासक उभरा हुआ था, उसके पास क्या धन होगी, ठीक। यह नादिर शाह क्या होता है कि सबसे पहले अवध के क्षेत्र में आक्रमण करता है। तो अवध के क्षेत्र में आक्रमण करता है, लेकिन उसको जो मंशा थी वो प्राप्त नहीं हो पाता है। अवध के क्षेत्र में सआदत खान ने इसको 20 करोड़ रुपया देता है, और बचने के लिए कह देता है कि आपको आक्रमण करना है तो दिल्ली पे आक्रमण करिए, क्योंकि यहाँ का जो सम्राट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, मोहम्मद शाह, ठीक। और यह जाने के लिए क्या कर देता है, इसको यहाँ पे रास्ता बता देता है, ठीक है, यानी कह देता है कि आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है आप दिल्ली पे आक्रमण करिए। फिर यह जब अवध में 20 करोड़ रुपया लौटता है, दिल्ली की तरफ चलता है, तो इसी क्रम में यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ हमारा तो अवध कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ का क्षेत्र, यहाँ से चलता है तो इधर आपको आ जाएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर मोहम्मद शाह का जो पता चलता है, यानी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, यह क्या करता है कि आकर करनाल नामक स्थान पर दोनों के बीच झड़प होती है, ठीक है, क्या होती है, यानी लड़ाई होती है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो ये पूछता है कि दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, तो करनाल के पास, इसीलिए कहा जाता है करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो डेट अगर याद हो तो करिए,
13 फरवरी 1739 ईस्वी को। 1739 ही याद रखिए। 1739 ईस्वी के करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते, वो और वो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह के बीच झड़प होती है, ठीक। और नादिर शाह इस युद्ध को जीत लेता है। और नादिर शाह जब इस युद्ध को जीत लेता है तो जीतने के बाद यह मतलब भारत में यानी मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी क्षति करता है। क्या करता है देखिए, यह लगभग आपको कहीं कहीं 57 दिन मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपको 15 दिन भी लिखा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा यह भारत में टोटल 57 दिन तक रहता है। यानी आप समझिए कि कोई भी लुटेरा भारत में अगर 200 दिन रह जाता है तो कितना लुटेगा, ठीक। तो यह 57 दिन तक यानी अवध में रहा है, ऊपर गया नीचे, ये सब। अब 15 दिनों तक केवल दिल्ली में रहता है, केवल दिल्ली में। अब दिल्ली में रहने के बाद यह 70 लाख रुपया, खैर ये तो आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, 70 लाख रुपया, समझ रहे कितना होगा। फिर उसके बाद कोहिनूर हीरा, जिसको हम लोग मतलब जो आज कोहिनूर हीरा कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया यानी जो है लोग उनके मुकुट में लगा हुआ है, यानी ब्रिटेन के सम्राट के मुकुट में, ये कोहिनूर हीरा। और तख्ते ताउस जो बना हुआ था, इसको यानी तीन चीज प्राप्त करते हैं। एक तो 70 लाख रुपया, ठीक। अब जो सबसे बड़ा था ताउस, यानी तख्ते हाउस भी कहीं होगा, ठीक है, कहीं लिखा हुआ मिलता है, तख्ते ताउस को लूट कर ले जाता है, जिसपे कौन था, मुगलों बैठते थे, ठीक है। यानी मुगल का तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह पूछता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ही थे जो तख्ते ताउस पर आसीन होने वाला पहला व्यक्ति थे। इसी के समय नादिर शाह आक्रमण करता है और इसको लूट कर ईरान लेकर चला जाता है, ठीक। कहाँ लेकर चला जाता है, ईरान लेकर चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़िए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या 1739 के करनाल के युद्ध में कोहिनूर हीरा, करनाल, कोहिनूर, तख्ते ताउस 70 लाख रुपए लेकर भारत से चला जाता है, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहा है। हमारा अहमद शाह, याद रखिएगा, कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक होता है, ठीक है। 1748 से 54 ईस्वी के समय, इसी समय पहला अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है पंजाब के क्षेत्र में। तो देखिए दो मुगलों के, उत्तर मुगल काल में दो ईरान के सम्राट, दो ईरान के लोग आएंगे, यानी सम्राट आएंगे आक्रमण करने। एक तो नादिर शाह और दूसरा का अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली की भी मंशा थी भारत से धन लूटना। तो आप देख सकते हैं कि भारत से तो ऑटोमेटिकली भारत का धन पहले ही लूटा जा चुका है। कहाँ, तो इसके पहले इसी के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 ईस्वी में, और यह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है, ठीक है। कितनी बार, 7 बार आक्रमण। प्रथम बार आक्रमण अहमद शाह के समय, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अगला आता है, अहमद शाह से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, पहली बार अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण। अगला आता है आलमगीर द्वितीय। तो देखिए हमने एक ट्रिक भी बताया था, जो याद कैसे करवाया था। पहला याद रखना है 2 शाह, ठीक है। एक बहादुर शाह प्रथम, यानी बहादुर शाह पहला, उसके बाद में दो हमने याद किया था, एक जहांगीर शाह, 2 शाह, फिर बीच में 3 को छोड़ दिए थे, फर्रुखसियर, रफीक उद दरजात, रफीक उद दौलत, 3 एक साथ याद करिए। फिर उसके बाद 2 शाह आएंगे, एक मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। फिर उसके बाद 4 द्वितीय आएंगे, जिसको हमने बताया था कि आशा अब से याद करिएगा, आशा अब, आशा से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय, ब से बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो अब आते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका काल 1754 से 58 रहता है, कहीं कहीं 59 भी मिलेगा, तो खैर 59 भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इसका वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन, और आलमगीर द्वितीय के नाम से यह सम्राट बनता है। इसी के समय कालकोठरी की बंगाल में घटना होती है। आप जानते होंगे कि बंगाल में जब सिराजुद्दौला का शासन था, उसी समय 20 जून 1756 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट कब हुआ, 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की घटना होती है। इसी के समय आलमगीर द्वितीय के समय। अगर आपको कार्यकाल याद रखता है तो घटना भी याद रहेगा, ठीक। अगला है प्लासी का युद्ध। हमने एक वीडियो भी बनाई हूँ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध अलग करके,
तो उसमें भी हमने बताया था कि प्लासी के जो 1757 ईस्वी में या 23 जून को होता है, यह कालकोठरी भी एक घटना बनता है, या 20 जून या 23 जून। 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध होता है दोस्त, इस समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे, याद रखिएगा। अगला आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। 1759 से 1806 तक था, ठीक है। इसका वास्तविक नाम अली गौहर है। क्या नाम है? अली गौहर। जैसे ये पूछता है मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर, उसी तरह शाह आलम द्वितीय का पूछता है अली गौहर, ठीक। अब यह जब शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक बनता है, 9वां शासक बनता है, तो इस समय प्रारंभ में दिल्ली में जब यह देखिए क्या होता है कि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में था, ठीक है। कहाँ था? बिहार के क्षेत्र में। और दिल्ली के क्षेत्र में एक व्यक्ति था, उस समय उसने क्या किया कि वहां पे एक व्यक्ति था शाहजहां तृतीय के नाम से खुद को, मतलब वहां के वजीरों की सहायता से खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर लेता है। कौन है वो है आपका शाहजहां तृतीय के नाम से यह दिल्ली का शासक बन जाता है, याद रखिएगा। लेकिन वास्तविक शासक शाह आलम द्वितीय को ही कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां से 3, एक तो रफीक उद दौला भी शाहजहां द्वितीय के नाम से शासक करेगा, और एक शाह आलम द्वितीय के समय भी एक खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर लेता है शाहजहां तृतीय, ठीक है। अब ये दोनों में युद्ध होता है, शाह आलम द्वितीय जीत जाता है और जीतने के बाद वास्तविक शासक दिल्ली का बन जाता है। इसी के समय में याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध घटित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बक्सर का युद्ध एक ऐसे युद्ध है जो अंग्रेजों का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया, ठीक है। बक्सर का युद्ध आप जानते होंगे कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को घटित होता है। और इसी बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि त्रिगुट शासकों की क्या होती है? हार होती है, जो भारत की सबसे बड़ी क्षति का कारण बनता है, ठीक है। क्या होता है? त्रिगुट शासकों की हार हो जाती है, जिसमें आप जानते होंगे कि यह शाह आलम द्वितीय भी थे, क्योंकि यह मुगल सम्राट के शासक थे, तो यह भारत के सबसे बड़े सम्राट के शासक थे, इसलिए इन्होंने भी सहयोग किया था, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे इन्हीं के समय पानीपत का भी युद्ध घटित होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, इसका भी डेट पूछता है 14 जनवरी 1761, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। और इन्हीं के समय शाह आलम द्वितीय के समय ही बेदरा का भी युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है कि डचों का क्या होती है, भारत से सुफरा साफ हो जाता है। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्त, याद रखिएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। इन्हीं के समय में ये भी युद्ध होता है, जिससे क्या होता है कि फ्रांसीसियों का दमन हो जाता है, ठीक है। यानी एक तो बेदरा के युद्ध में डच खुद गए, उसके बाद में फ्रांसीसिस गए, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में। यानी 4 युद्ध मुख्यतः याद रखिएगा, ऐसे 2 भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे जब पढ़िएगा ना, तो जब पीछे वाला चीज जैसे ही हम रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक घंटी की तरह बजेगा, एक घूमेगा, तो आपको पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा, आगे का भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप सीधी सी बात है, सब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे, अगला है कि 1765 ईस्वी से 1772, देखिए सॉरी एक और बात याद रखिए कि 1764 ईस्वी में जब युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? 64 ईस्वी जो बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसके साथ संधि करते हैं 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है? इलाहाबाद की संधि। इस संधि में इससे जो इसको संधि को हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। देखिए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो संधि होती है, इस संधि के बाद इसकी जो स्थिति होती है पूरी तरह से कुछ न के बराबर, ठीक है। तो 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी में अंग्रेजों का यह उसी समय से पेंशन भोगी बन जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी बनने वाला सम्राट कौन सा था? तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1772 ईस्वी में ही महादजी सिंधिया जो मराठा का शासक था, यानी पेशवा जो चल रहा था उस समय, जो सम्राट थे महादजी सिंधिया,
इनके सहयोग से यह दिल्ली का शासक बनता है। कब? 1772 ईस्वी में। ठीक, 1772 ईस्वी में यह सम्राट फिर से बन जाता है। फिर यह गद्दी पे बैठ जाता है। क्या करता है सबके अंग्रेज पुनः इसको बीच में क्या करता है कि गुलाम कादिर, देखिएगा गुलाम कादिर एक व्यक्ति थे, इससे क्या करता होता है, इसको अंधा करवा देता है सब। अब बाद में इसकी मृत्यु भी गुलाम कादिर ही करता है। तो गुलाम कादिर और अंग्रेजों के सहयोग से इसको अंधा कर दिया जाता है। और अंधा करने के बाद क्या करता है सब कि अंग्रेज 1803 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके, यानी दिल्ली पर आक्रमण नहीं समझिए उसी का है, दिल्ली की तरफ जाकर और वहां पे पूरी तरह से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेता है सब। ठीक है, यानी पूरी तरह से समझिए कि आगे भी शासक आएंगे जो इसको हासिल करेंगे। लेकिन दिल्ली में अगर पूछे अंग्रेजों का प्रथम बार आक्रमण कब हुआ, तो 1803 ईस्वी में एक व्यक्ति थे लॉर्ड लेक। कौन थे? लॉर्ड लेक। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे भी दो शासक आएंगे, याद रखिएगा। तो देखिए लॉर्ड लेक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा व्यक्ति था? लॉर्ड लेक। इसी के मदद से दिल्ली पर 1803 ईस्वी में अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज दिल्ली की तरफ कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1806 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, गुलाम कादिर। अगला है दोस्तों अकबर द्वितीय। याद रखिएगा 1806 से 1837, 1806 से 1837 के बीच में अकबर द्वितीय का शासनकाल रहता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। यह पहला अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले सम्राट थे। यह क्वेश्चन कहते हैं लोग क्या कि शाह आलम द्वितीय, यह गलत बात है। शाह आलम द्वितीय तो कभी सम्राट बनाया ही नहीं था अंग्रेजों ने, उसको पेंशन भोगी बनाया। लेकिन अकबर द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में, ठीक है, यानी जब यह कब्जा कर लेता है सब, तो क्या करता है कि अपने संरक्षण में इसको अकबर द्वितीय को सम्राट बनाता है। ठीक, उसके बाद ये इनको अच्छा नहीं लगता है, तो यह जब उस समय के सबसे विख्यात समाज सुधारक का नाम राजा राम मोहन है, जो आप जानते होंगे भारत का अग्रदूत। ठीक है, इनको ये बुलाते हैं अपने साम्राज्य में और इनसे कहते हैं कि आप लंदन जाइए और लंदन के यानी ब्रिटेन जाइए, ब्रिटेन के महारानी से मेरे बारे में कुछ रियायतें लीजिए। और जो इनकी स्थिति थी यह मतलब लंदन के महारानी से अपना जो भी आंतरिक स्थिति इसके बारे में राजा राम मोहन को बताया और यह लंदन में यानी ब्रिटेन जाने के लिए इनको क्या किया, प्रेरित किया और आखिरकार राजा राम मोहन राय लंदन ब्रिटेन भी गए। ठीक है, तो इन्हीं को इसी क्रम में यह राजा की उपाधि देता है, यानी राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को कौन देता है, तो यही अकबर द्वितीय देता है। पूछा भी जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। उसके बाद इनको 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में मौत हो जाती है। ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल नामक एक जगह है, वहां पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में जो मुगल सिक्का था उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, एक सहारा था वो भी गया। फिर उसके बाद बहादुर शाह प्रथम यानी अकबर द्वितीय के हटने के बाद बहादुर शाह प्रथम जब मतलब सम्राट बनते हैं। ठीक है, इनका उपाधि जफर भी है क्योंकि यह कविता लिखते थे, यह एक बहुत बड़े अच्छे शायर भी थे। इनके बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे शायर थे। ठीक है, और इनका पूरा नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर इनकी उपाधि है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों 1857 की क्रांति में इनका कार्यकाल 37 से 57 तक था। इनका महत्वपूर्ण योगदान आप देखिएगा 1857 की क्रांति में भारत का सबसे बड़ा मुगल सम्राट होने के कारण इसको क्या करता है कि नेतृत्व कर्ता बनाया जाता है। लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लगभग 82 से 83 वर्ष के बीच में थे इनकी आयु। तो इनकी आयु ज्यादा होने के कारण इनके एक सेनापति था बख्त खां। क्या नाम है? बख्त खां। वह 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभालते हैं। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा दोस्त, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर द्वितीय यह तीनों की मजार या कहिए तो मकबरा विदेशों में है। ठीक है, विदेश में है।
अब आगे हमने देख लिया कि 1857 ईस्वी के जो क्रांति थे उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और इनको रंगून भेज दिया जाता है, जो म्यांमार की उस समय राजधानी थी। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी रंगून में भेज दिया जाता है और फिर इनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देखिएगा, यह जो हम बता रहे थे कि बाबर जहांगीर बहादुर शाह द्वितीय, बाबर का मकबरा आपको पता होगा कि काबुल में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? रंगून में है। ठीक है, तो ये तीनों को देख लिए। एक और याद रखिएगा कि हीरा महल, एक हीरा महल है लाल किला में। इस हीरा महल में लाल किला में हीरा महल का निर्माण किसने करवाया? तो यही बहादुर शाह जफर द्वितीय ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब देखिए एक और याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम जीतन महल था, जीतन महल। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जीतन महल। देखिए महल से क्या और याद रखिएगा कि आपको कहीं के क्वेश्चन मिलेगा कि एक वक्तव्य है कि इन्हीं के बारे में है, इन्होंने ही कहा था कि मेरे ऐसा नसीब है कि मुझे एक मुट्ठी भी जमीन हिंदुस्तान में प्राप्त नहीं हुआ मुझे दफनाने के लिए। ठीक है, तो कहेंगे आपको आएगा वाजिद अली शाह भी, जो अवध का अंतिम नवाब था, उनके भी बारे में कहीं कहीं मिलता है क्योंकि वह नेपाल में चले गए थे। तो उनकी भी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल था, यानी दोनों का पत्नी का नाम महल ही है। जो भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ही बताऊंगी क्योंकि यह बहुत बड़े शायर थे, अपने बारे में इन्होंने कहा था। इन्होंने एक और बात कहा था कि ना किसी के आंख का नूर हो, इन्होंने अपने बारे में कहा, एक वहां चले गए तो कहे ना किसी के आंख का नूर हो, ना किसी का दिल का करार हो, जो किसी के काम ना आ सके मैं वह बुझता हुआ चिराग हूँ। इन्होंने अपने बारे में एक बात कही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा और आशा करते हो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले उत्तर मुगल काल में कौन आते हैं? बहादुर शाह प्रथम। फिर उसके बाद में आते हैं जहादर शाह। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फर्रुखसियर। साथ साथ में हम कार्यकाल भी देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 12 तक, जहादर शाह 1712 से 13 तक, उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। ठीक है, उसके बाद दो व्यक्ति आएंगे यानी चौथा पांचवा, जो कि रफीक उद्दर्जा और रफीक उद्दौला। ठीक है, उसके बाद छठा शासक आएंगे मोहम्मद शाह और फिर अहमद शाह। दो शाह याद रखना, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ठीक है, उसके बाद चार शासक याद रखना है, क्या है? आसाअब यानी आसाअब। आ से आलमगीर द्वितीय, सा से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय और ब से बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।